खबरदार में हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज कोरोना के जो आंकड़े जारी हुए उनमें प्रतिदिन सामने आने वाले मामलों की संख्या 1 लाख से कम थी। क्या इस आंकड़े को इस बात का संकेत मान लिया जाए कि दूसरी लहर का अंत हो गया है? हमारे विश्लेषण का फोकस इस बात पर रहेगा। कमजोर होती दूसरी लहर के 8 सबक क्या हैं, ये आपको बताएंगे। अनलॉक हो रहे भारत को कोरोना वायरस ने खबरदार किया है कि दूसरी लहर भले ही शांत हुई हो, पर वायरस शांत नहीं हुआ है। 21 जून से सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने की पॉलिसी का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन यह काम जमीनी स्तर पर होगा कैसे, इसका ब्लूप्रिंट आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है। हम आसान शब्दों में इसे आपके लिए डिकोड करेंगे। इसके साथ ही आपको हिमाचल प्रदेश के कसौली में मौजूद उस एकमात्र लैब में ले चलेंगे जहां से भारत में लगने वाले वैक्सीन को फाइनल मंजूरी मिलती है। WHO से सर्टिफाइड वैक्सीन टेस्ट लैब से ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको मिस नहीं करनी चाहिए। इस समय कोरोना वायरस फैलाने की जिम्मेदारी तय करने का अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। चीन को चिंतित करने वाली कोरोना वायरस की लैब रिपोर्ट अमेरिका में छप गई है और इस रिपोर्ट का नतीजा यह है कि कोरोना वायरस का जन्म वुहान की लैब में हुआ। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां अभी और सबूत इकट्ठा कर रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चीन पर इन सबूतों का दबाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। साथ ही डोमिनिका में मेहुल चौकसी से जुड़ी घटनाओं की जो चेन बनी, उनमें एक महत्वपूर्ण कड़ी थी एक महिला जिससे मिलने के लिए मेहुल चौकसी ने अपना नाम बदलकर राज रख लिया था और उसके साथ हीरे जवाहरात का बिजनेस करना चाहता था। उस महिला का नाम है बारबरा और उसने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। बारबरा कौन से राज खोल रही है, आपको बताएंगे। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट B11282 का पता लगाया है। यह वेरिएंट यूके और ब्राजील से भारत आए लोगों में मिला है। यह संक्रमित लोगों में गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है। NIV का लैब रिसर्च कहता है कि कोवैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ कारगर साबित हो सकती है। बाकी वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ असरदार है या नहीं, इसके लिए स्क्रीनिंग की जरूरत बताई गई। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कोरोना की उस दूसरी लहर से जिसने देश में भारी तबाही मचाई थी, लेकिन अब दूसरी लहर धीरे धीरे ढलान पर है। 28 अप्रैल से 4 मई के बीच देश में 531 जिले ऐसे थे जहां रोजाना के 100 से ज्यादा नए केस आते थे, लेकिन 31 मई से 6 जून के बीच सिर्फ 209 जिले ऐसे हैं जहां रोजाना के 100 से ज्यादा केस रिकॉर्ड हो रहे हैं, यानी करीब 322 जिलों में नए केस काफी कम हो गए। ऐसा पहले ही माना जा रहा था कि जून के आखिर तक कोरोना के केस काफी हद तक कम हो जाएंगे, नियंत्रण में आ जाएंगे और जुलाई अंत तक दूसरी लहर खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तेजी से केस कम हो रहे हैं उसमें यही लगता है कि शायद दूसरी लहर का अंत ज्यादा दूर नहीं है। जिस दूसरी लहर ने देश की कमर तोड़ दी थी, जिस दूसरी लहर ने लाखों की सांसें छीन ली थी, जो दूसरी लहर देश पर सुनामी बनकर टूटी थी, उस दूसरी लहर का अब कैसे तेजी से दम भी निकल रहा है, ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं। 7 मई को देश में कोरोना के 4,14,000 केस आए थे। ये कोरोना की दूसरी लहर का पीक था। तब से कोरोना के नए केस 79% तक कम हो गए और अब 1 लाख से भी नीचे पहुंच गए। 3 अप्रैल के बाद 66 दिन में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोरोना के नए केस 1 लाख से कम आए। इसमें पिछले 4 हफ्ते बहुत अहम थे, जिसमें केस लगातार कम होते गए। 5 से 11 मई के हफ्ते में जहां रोजाना केस औसतन 3,87,000 थे, उसके बाद के 4 हफ्ते में नए केस लगातार एक के बाद एक हफ्ते में कम होते चले गए। 12 मई से 18 मई के हफ्ते में नए केस 17% कम हो गए। 19 मई से 25 मई के हफ्ते में 23% कम हुए। 26 मई से 1 जून के हफ्ते में 28% कम हुए और 2 जून से 8 जून के बीच नए केस 33% कम हो गए। रोजाना के केस में ये बड़ी गिरावट देश के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई थी वो देश के घर घर पर बीता था। लेकिन अब धीरे धीरे हालात कंट्रोल में आ गए हैं। 10 मई को देश में कोरोना के एक्टिव केस यानी कुल संक्रमित मरीज करीब 37 लाख थे। वो अब कम होकर 13 लाख के करीब पहुंच गए हैं, यानी 24 लाख केस करीब 1 महीने में ही घट गए, यानी 1 महीने में 65% की कमी आई है। पिछले कुछ दिनों में जो हमने केसेस की एक स्पीड देखी
उसको अगर हम कंपेयर करें तो अब हम पाते हैं कि देयर इज ए कंटिन्यूड एंड शार्प डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ डेली न्यू केसेस जो कि अब देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। यह एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दूसरी लहर की इस तेज ढलान का एक संकेत ये भी है कि देश में संक्रमण दर भी तेजी से कम हो रही है, जिससे किसी लहर के संक्रामक और खतरनाक होने का पता चलता है। 4 से 10 मई वाले हफ्ते में देश में जो औसत पॉजिटिविटी रेट 21.4% था, वो पिछले 4 हफ्ते से लगातार कम हुआ और 1 से 7 जून वाले हफ्ते में औसत पॉजिटिविटी रेट 6.3% हो गया। पिछले 15 दिन से देश में पॉजिटिविटी रेट 10% से भी कम है और पिछले 24 घंटे में ये 4.6% तक पहुंच गया। करीब 2.5 महीने बाद ये संक्रमण दर का सबसे कम स्तर है। देश में करीब 15 राज्य ऐसे हैं जहां वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से भी कम है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार कम होने, नए केस घटने का ये ट्रेंड बनाए रखना होगा, क्योंकि चुनौती ये है कि दूसरी लहर के उतार के साथ साथ देश का बड़ा हिस्सा अनलॉक हो चुका है और आने वाले वक्त में सब तीसरी लहर का खतरा बता रहे हैं। पहली चीज तो ये कि ये समझना चाहिए कि वेव्स क्यों आती हैं, और जो कोविड है या कोरोना वायरस है वो एक रेस्पिरेटरी वायरस है एंड इट इज़ वेल नोन कि रेस्पिरेटरी वायरसेस में चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो चाहे कोरोना हो, उसमें जब पैंडेमिक होता है तो यूजुअली वेव्स आती हैं। और ये स्पेनिश फ्लू जो 1918 में हुआ तब भी ये देखा गया, जब हमने H1N1 स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक देखा 2009 में तो भी ये देखा गया। मल्टीपल वेव्स आती हैं, उसके बाद वायरस बिकम्स एंडेमिक और फिर इन्फेक्शन हैज अ सीजनैलिटी। जैसे अगर हम H1N1 की बात करें तो अब उसमें जो केसेस कुछ हद तक बढ़ते हैं वो मानसून के महीने में बढ़ते हैं या सर्दियों में बढ़ते हैं, और उस टाइप की एक सीजनैलिटी वायरस की स्प्रेड में आ जाती है। और ये इसलिए आती है कि जब लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन आइदर बाय वैक्सीनेशन और बाय नेचुरल इन्फेक्शन हैज इम्यूनिटी। एक के बाद एक लहरें हर बड़ी महामारी में आती हैं। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू में भी यही हुआ था और कोरोना की चुनौती पर इसी से सबक लेने को कहा जा रहा है। अगर अगली लहर को रोकना है तो 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात ये कि नियमों के पालन में कोई ढिलाई नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि हेल्थ इंफ्रा को लगातार मजबूत करते रहना होगा, और सबसे जरूरी बात कि जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कराना होगा, क्योंकि ये पता नहीं कि कोरोना का वायरस आगे कौन सा रूप बदले और कब अगली लहर का अटैक हो, और जब अगला अटैक हो तो किस पर ज्यादा असर होगा। आगे बच्चों पर खतरा जरूर बताया जा रहा है। हालांकि आज सरकार के एक्सपर्ट्स ने साफ किया है कि ऐसा कोई सबूत अब तक नहीं मिला है कि बच्चों के लिए खतरे वाली बात कही जा सके। अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया विद ओल्ड द वायरस और द न्यू वेरिएंट्स जहां पे ये दिखाया गया है कि बच्चों में अब ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो। अगर हम सेकेंड वेव का डेटा भी देखें तो जो भी बच्चे एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में 60 to 70% जो बच्चे एडमिट हुए थे दे वर दोज विद कोमॉर्बिडिटीज, या तो उनकी इम्यूनिटी कम थी या कुछ ऐसे बच्चे थे जो कीमोथेरेपी पे थे। जो हेल्दी बच्चे थे उनको माइल्ड इलनेस हुआ एंड दे रिकवर्ड विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। इसलिए अभी कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि अगर वेव आएगी तो सीवियर इलनेस बच्चों में करेंगी। ये अच्छी बात है कि बच्चों पर कोई गंभीर संकट अभी नहीं है, लेकिन हमें हर तरफ से अलर्ट रहना होगा। केस जरूर तेजी से घट रहे हैं, लेकिन चुनौती खत्म नहीं हुई, कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आज तक ब्यूरो। लहर भले ही जा रही है, लेकिन इससे सबक लेना बहुत जरूरी है। पहली लहर में जहां ऐसे लोग शिकार बन रहे थे जिन्हें पहले से कोई बीमारी थी, दूसरी लहर में 30 से 40 साल की उम्र के लोग भी बड़ी संख्या में शिकार हुए। यहां तक कि इस आयु वर्ग में काफी संख्या में मौतें हुई जो पहली लहर में देखी नहीं गई थी। पहली लहर में जहां फेफड़ों में 30 से 40% संक्रमण होने पर भी मरीज रिकवर हो जाते थे, दूसरी लहर में फेफड़ों में इतना संक्रमण भी जान ले रहा था। पहली लहर में 80% मरीजों में कोई लक्षण नहीं होते थे, ये एसिम्प्टोमेटिक थे, और 20% लोगों में ही लक्षण दिखते थे। दूसरी लहर में बिल्कुल उल्टा हुआ। दूसरी लहर में संक्रमण के बाद अस्पताल पहुंचने में अगर 3 से 5 दिन भी लग जाते थे तो संक्रमण तब तक जानलेवा हो जाता था। ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही थी, ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही थी, ज्यादातर मौतें रेस्पिरेटरी फेलियर से हो रही थी। दूसरी लहर में एक बड़ी बात यह हुई कि पोस्ट कोविड यानी कोरोना नेगेटिव हो जाने के बाद भी लोगों को समस्याएं हुई। पंजाब के एक्सपर्ट पैनल का अनुमान है कि ऐसे करीब 30% मरीज थे।
दूसरी लहर में देश भर में करीब 28,000 ब्लैक फंगस के भी मामले देखे गए, जिनमें 86% मरीजों को कोरोना संक्रमण हो चुका था और इसमें 62% मरीज डायबिटीज का शिकार थे। दूसरी लहर ने ग्रामीण भारत को भी टारगेट किया। एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि मई के महीने में कोरोना के 53% नए केस और 52% मौतें ग्रामीण भारत में हुई। लेकिन दूसरी लहर के कमजोर पड़ने का मतलब यह नहीं है कि कोरोना से हमारी लड़ाई भी कमजोर पड़ जाए। इस लड़ाई को और मजबूत करना है और इसमें सबसे जरूरी यह है कि वैक्सीनेशन तेजी से किया जाए। देश में अब तक करीब 23 करोड़ 62 लाख डोज दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 33,64,000 डोज दी गई। अब तक कुल डोज देने के मामले में चीन और अमेरिका के बाद भारत का ही नंबर है। लेकिन एक बड़ा चैलेंज यह भी है कि भारत जैसे बड़े देश के लिए वैक्सीनेशन की ये स्पीड भी काफी नहीं दिख रही। भारत में अब तक करीब 18 करोड़ 95 लाख लोगों को पहली डोज दी गई, जो आबादी का 14% है, और करीब 4 करोड़ 66 लाख लोगों को ही दोनों डोज दी जा चुकी हैं, जो आबादी का केवल 3.3% है। जिस तरह से वायरस रूप बदल रहा है, जिस तरह से आगे कोरोना की नई लहरों का खतरा है, उसमें सबसे जरूरी बात यही है कि कम से कम 70% आबादी का पूरी तरह से टीकाकरण हो जाए। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कोरोना से जीता नहीं जा सकता। वैक्सीनेशन पर इतना जोर इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि जब से दूसरी लहर के केस कम हो रहे हैं, तब से देश का बड़ा हिस्सा अनलॉक हो रहा है और इस अनलॉक में लोग कोरोना के नियम कायदों को घरों में ही छोड़कर बेफिक्री से बाहर निकल रहे हैं। यह अनलॉक का बहुत बड़ा रिस्क है और यह रिस्क तब तक बना रहेगा जब तक लोगों का वैक्सीनेशन नहीं होगा। लेकिन जब तक वैक्सीन सबको नहीं लगती, तब तक अनलॉक में अनुशासन का पालन करना होगा, जो इस समय तो नजर नहीं आ रहा। कोरोना अभी गया नहीं है, ना ही इतनी जल्दी जाने वाला है। ये सीधी बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? अनलॉक का मतलब कोरोना से आजादी नहीं है। देखिए, लोग बाहर निकल रहे हैं लेकिन मास्क नहीं लगा रहे हैं। अभी भी तमाम लोग ऐसे हैं जो कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो आप देखिए, अभी भी आपने भी ना मास्क लगाया ना कुछ। मास्क की जरूरत पड़ती है, गुटखा खा रहे थे इस वजह से नहीं लगा पाया। गुटखा का हम तो वहाँ से देख रहे थे, आप आ रहे थे रिक्शा लेकर के। लगा लेते हैं वो गुटखा खाने के लिए ऐसे। लेकिन आपको नहीं लगता क्योंकि आपके तो सवारी बैठती है, फिर ऐसे लापरवाही भारी पड़ सकती है? लगा ही रहती है ना, लगा रहता। अभियान निकाला था गुटखा खाने के लिए। हाँ, मास्क यही मास्क है। तमाम ऐसे लोग हैं और भी हम लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उन्होंने मास्क नहीं लगाया। क्यों भैया, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? भाई ये लगा ही रहा हूँ, ये रखा हाथ में। अभी देखो लॉकडाउन खुल गया तो फिर ऐसा आपको नहीं लगता कि भारी पड़ सकता है ये? बाहर निकलने पर मास्क नहीं लगाना, मास्क होने पर भी उसे ठीक से ना लगाना, भीड़ में जाने से ना डरना, भीड़ की परवाह ना करना। छोटे शहरों में और बुरा हाल है। राजस्थान की तस्वीर देख लीजिए, भरतपुर हो, सीकर हो, फतेहपुर शेखावटी हो। अनलॉक के दूसरे फेज में बाजार खुले तो नियमों की धज्जियां उड़ गई। बाजार खुल गए, दुकानें खुल गई, लोग बाहर निकल रहे हैं तो भीड़ में नियम गायब हो रहे हैं। कोई भी राज्य देख लीजिए, कोई भी शहर देख लीजिए, वही बेफिक्री जगह जगह दिखती है। अगर हम पटना की सड़कों की बात करें, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर कितनी ज़्यादा संख्या में जो है वो सड़कों पर आपको दिख सकते हैं। जो हालात लॉकडाउन लगने से पहले था, वैसे ही हालात जो है वो कुछ रियायतों के साथ जो अभी लॉकडाउन चल रहा है उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। और लोग यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से ज़्यादा संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं, ज़्यादा संख्या में गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पर दौड़ रही हैं। और कहीं ना कहीं ये एक शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है और इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। लेकिन लोग आप देखिए मास्क जो है वो नहीं पहन रहे हैं। मास्क पहना है तो गलत तरीके से जो है वो मास्क जो है वो पहना हुआ है। कोरोना से लड़ाई ऐसे नहीं जीती जा सकती। लापरवाही की सोच के साथ कोरोना से लड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि आज अगर केस कम हो रहे हैं, लेकिन अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो क्या गारंटी है कि आगे केस नहीं बढ़ जाएंगे। ये अयोध्या में हनुमानगढ़ी की तस्वीरें हैं। एक हफ्ते से लॉकडाउन से छूट है, अनलॉक है तो लोग भक्ति में सब भूल गए।
हनुमानगढ़ी में ऐसी भीड़ दिख रही है जैसे किसी को कोरोना का कोई डर ही ना हो। महामारी जैसे अभी दूसरे फेज में बढ़ा था, लोगों के अंदर कुछ डर पैदा हुआ था, लेकिन इधर कुछ नहीं है। ये भीड़ ऑलरेडी सड़क पर वही कुछ देर के लिए रोक दी जाती, तो यहाँ इतनी पब्लिक इकट्ठा न होती। यही हाल वाराणसी का है। मंदिरों को करीब 53 दिन बाद दर्शन के लिए खोला गया। दर्शन के लिए हर तरह के नियम भी बने हैं, लेकिन नियमों की किसे परवाह है। उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में 600 से कम केस आने के बाद अब प्रदेश से कोरोना कर्फ्यू हटा दिया गया है और तमाम 75 जिलों में अब ढिलाई बरती जा रही है। हम मौजूद है लखनऊ के इस चौराहे पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ लोगों का निकलना शुरू हो गया है। दुकानें भी हमें खुलती हुई दिख रही हैं और ट्रैफिक भी अब सड़कों पर रोज के मुकाबले अब काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। यूपी में अब 75 जिलों को अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन अगर अनलॉक में अनुशासन नहीं होगा तो फिर खतरा बढ़ेगा। ये बात बिल्कुल तय है और ये बात लोगों को समझनी ही होगी। आज तक ब्यूरो। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद लोगों में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर गंभीरता की कमी है। एक नए सर्वे के अनुसार भारत में 50% लोग मास्क पहनते ही नहीं। 64% ऐसे हैं जो मास्क तो लगाते हैं लेकिन सिर्फ मुंह को ढकते हैं, उनकी नाक खुली रहती है। 20% लोग ऐसे हैं जिनका मास्क ठुड्डी पर रहता है, चिन पर। 2% लोग गले पर मास्क को लटकाए रहते हैं। देश में सिर्फ 14% लोग ही ऐसे हैं जो मास्क को कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से पहनते हैं। यह सर्वे भारत के 25 शहरों में 2000 लोगों पर किया गया था। इस सर्वे का सैंपल थोड़ा छोटा है, लेकिन इसमें जो बातें निकली हैं वो आप भी अपने आसपास देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि आप किस श्रेणी में आते हैं। जाहिर है इस तरह तो कोरोना नहीं हारेगा, सावधानी बरतनी ही होगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको हिमाचल प्रदेश के कसौली की उस वैक्सीन टेस्टिंग लैब में ले चलेंगे जहां देसी हो या विदेशी सब तरह के वैक्सीन को हाजिरी लगानी पड़ती है, क्योंकि वहीं से फाइनल अप्रूवल मिलता है। बस थोड़ा सा इंतजार और रहिए खबरदार। आप देख रहे हैं खबरदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून से सभी के लिए फ्री वैक्सीन पॉलिसी का ऐलान किया, जो 21 जून से लागू हो जाएगी। लेकिन यह कैसे होगा, इसका ब्लूप्रिंट आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया। तो नई और रिवाइज्ड पॉलिसी से आपके लिए क्या क्या बदलेगा, यह हम आपको आसान शब्दों में समझाएंगे। अब राज्य सरकारों को वैक्सीन खरीदने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लोगों को वैक्सीन लगाने का इंतजाम करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस में बताया गया है कि वैक्सीन प्राथमिकता में सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स ही होंगे, दूसरे नंबर पर 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग होंगे, तीसरे नंबर पर वो लोग होंगे जिनको दूसरी डोज मिलनी है। इसके बाद ही 18 से 44 साल के लोगों का नंबर आएगा। नई गाइडलाइंस के अनुसार 21 जून से सरकारी केंद्रों पर मुफ्त वैक्सीन लगेंगी, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में फीस चुकानी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी को लेकर भी कई ऐलान किए। पहली बड़ी बात यह है कि अस्पताल सर्विस चार्ज के तौर पर अधिकतम 150 रुपए प्रति डोज ही चार्ज कर सकेंगे, यानी अगर वो 250 रुपए की एक डोज खरीदेंगे तो 400 रुपए से ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकते। दूसरी बड़ी बात यह है कि छोटे कस्बों और दूर दराज के इलाकों में प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन सप्लाई बढ़ाने में केंद्र सरकार मदद करेगी, ताकि भौगोलिक आधार पर असमानता को दूर किया जा सके। तीसरी बड़ी बात यह है कि गरीबों को प्राइवेट अस्पतालों में फ्री वैक्सीन लगवाने के लिए सरकार ई वाउचर जारी करेगी, जिसके जरिए वो प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगा पाएंगे और उसका भुगतान सरकार करेगी। अब राज्यों को पहले से पता होगा कि उन्हें कब वैक्सीन का कितना स्टॉक मिलेगा, लेकिन साथ ही वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के उपाय करने होंगे, वरना उन्हें मिलने वाली वैक्सीन की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि वैक्सीन निर्माता से वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन पहुंचने का नया रूट क्या होगा। केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माता से 75% वैक्सीन खरीदेगी, जिसके बाद राज्यों को वैक्सीन पहुंचाने की जिम्मेदारी भी खुद केंद्र सरकार ही निभाएगी। राज्यों को पहले ही पता होगा कि उन्हें कब और कितनी वैक्सीन मिलने वाली है। राज्य सरकारें जरूरत के अनुसार वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन की सप्लाई कर देंगी। अब आपको सरल भाषा में यह भी समझाते हैं कि नई गाइडलाइंस आने के बाद वैक्सीन निर्माता से वैक्सीन सेंटर तक वैक्सीन पहुंचने की प्रक्रिया में क्या कोई अंतर आएगा। अभी तक 50% वैक्सीन केंद्र सरकार सीधे उत्पादक से खरीद रही थी, अब केंद्र सरकार 75% वैक्सीन खरीदेगी।
अभी तक 25% वैक्सीन केंद्र सरकार खरीदकर प्राइवेट अस्पतालों को सप्लाई कर रही थी। अब प्राइवेट अस्पताल खुद वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीद सकेंगे। अभी तक राज्यों को 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों के लिए 25% वैक्सीन सीधे निर्माताओं से खरीदनी होती थी। अब इसके लिए केंद्र सरकार ही खरीद करेगी। अभी तक केंद्र सरकार राज्यों को जो वैक्सीन सप्लाई करती थी वो 44 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाने का नियम था, लेकिन अब केंद्र सरकार राज्यों की आबादी, संक्रमितों की संख्या और वैक्सीनेशन की रफ्तार जैसे पैमानों के आधार पर वैक्सीन देगी। ये सारी व्यवस्थाएं 21 जून से लागू हो जाएंगी। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई वैक्सीनेशन पॉलिसी को लागू करने और उसे रफ्तार देने की योजना पर भी रोशनी डाली है। कोविशील्ड को 25 करोड़ और डोजेस की परचेज का ऑर्डर दे दिया। कोविशील्ड वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को 25 करोड़ डोजेस का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। इसी प्रकार कोवैक्सीन की खरीद के लिए भारत बायोटेक को 19 करोड़ डोजेस का ऑर्डर दे दिया गया है। प्राइवेट में 25% जाएगा, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डायरेक्ट होगा और वहां से टीके फिर आगे लगेंगे। इंपॉर्टेंटली एन इंपॉर्टेंट डिसीजन वो ये है कि स्टेट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की डिमांड को एग्रीगेट करेंगे। देश में वैक्सीनेशन पॉलिसी को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने अब अपनी जिम्मेदारियों को रिवाइज किया है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाई जाए, जिसके लिए स्वदेशी वैक्सीन कंपनियों के अलावा कई विदेशी वैक्सीन के भारत में आने का रास्ता भी साफ किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो भी वैक्सीन भारत में लगाई जाती है उसे फाइनल अप्रूवल कहां से मिलता है? वो जगह है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, जो हिमाचल प्रदेश के कसौली में स्थित है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से प्रमाणित देश की इकलौती वैक्सीन टेस्टिंग लैब है, जहां अब हम आपको लेकर चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कसौली में ये है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी। ये वो जगह है जहां से हर वैक्सीन को अप्रूवल हासिल करना जरूरी होता है। वैक्सीन चाहे देसी हो या विदेशी, ये भारत की इकलौती लैब है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त है। हिमाचल प्रदेश के छोटे से कोने में कसौली में एक ऐसी लैब है जो भारत में आने वाली और भारत से बाहर जाने वाली हर वैक्सीन को एक ब्लू टिक देती है। जी हाँ, मैं सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी की बात कर रही हूँ, जिसने कोरोना काल में कोरोना वायरस की हर एक वैक्सीन, चाहे वो स्पुतनिक वी क्यों ना हो, उसकी बैच टेस्टिंग करके भारत में वो वैक्सीन राज्यों और सरकारों को उपलब्ध कराई। चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने से पहले इन वैक्सीन्स को सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी से ग्रीन टिक दिया गया है। रूस से आई पहली विदेशी वैक्सीन स्पुतनिक वी की खेप भी सबसे पहले इसी सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी में पहुंची थी। WHO की मान्यता के बगैर भारत में वैक्सीन की टेस्टिंग इस बड़े स्तर पर नहीं हो सकती और इसीलिए इसे वैक्सीन का एक बड़ा हब माना जाता है। भारत पूरे विश्व में वैक्सीन एक्सपोर्ट करता है और हर वैक्सीन का जो फाइनल सर्टिफिकेशन है वो इसी लैब में से जाता है। कोरोना के इस दौर में जब वैक्सीन को ही इस महामारी के खिलाफ अचूक हथियार माना जा रहा है, तब इस हथियार को टेस्ट करने का जिम्मा इस लैब पर है और ये काम 2 चरणों में होता है। पहला होता है एफिकेसी टेस्ट, यानी कोई वैक्सीन कितनी प्रभावशाली है, और दूसरा सेफ्टी टेस्टिंग, जिसमें जानवरों पर टेस्ट करके देखा जाता है कि वैक्सीन इंसानों के लिए कितनी सुरक्षित है। आज तक की टीम जब इस लैब में पहुंची, उस वक्त भी वहां वैज्ञानिक और मेडिकल विशेषज्ञ वैक्सीन की टेस्टिंग पर काम करने में जुटे थे। कुछ वेव ऑफ की पॉलिसी बनाई गई है, वो एग्जैक्टली क्या सिस्टम है? मैम, वो वेव ऑफ की पॉलिसी ये है कि जैसे कोई मैन्युफैक्चर करता है तो वो सीधा ही आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग जो लेबलिंग करने के बाद वो सैंपल हमारे को भेज देते हैं। उसके लिए 1 दिन लगता है और
साथ ही में वो पैरेलल टेस्टिंग खुद करते हैं QC पार्ट, तो उससे हमारा 10 दिन का टाइम बच जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है। दुनिया के वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में इस्तेमाल होने वाली करीब सभी वैक्सीन्स इसी लैब से टेस्ट होती हैं। इस लैब की क्षमता वैक्सीन के 250 बैच एक महीने में टेस्ट करने की है। अब तक इस लैब में अलग अलग वैक्सीन्स के 7000 से ज्यादा बैच टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें कोवैक्सीन के 88 बैच और कोविशील्ड के 126 बैच टेस्ट किए गए हैं। स्पुतनिक वी के 3 बैच को टेस्ट करके 6 जून को लैब से क्लियरेंस मिल चुका है। भारत सरकार ने भले ही फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन्स को ब्रिज ट्रायल से छूट दे दी है, लेकिन एहतियात के तौर पर इन वैक्सीन्स के बैच की टेस्टिंग भी इसी लैब में होगी। सबसे पहला बैच यहीं आता है। यहाँ का सर्टिफिकेशन मिलने के बाद ही वो वैक्सीन राज्यों को या प्राइवेट अस्पतालों को या केंद्र में दी जाती है। अमूमन जिस काम के लिए 1 महीना तक लगता था, ऐसे कई टेस्ट हैं जो यहाँ पर होते हैं, पोटेंसी, स्टेरिलिटी, सेफ्टी, एफिकेसी वाले। उन टेस्ट को 15 दिनों में या 14 दिनों में कंप्लीट कर दिखाया है इस लेबोरेटरी में। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन सप्लायर देश की एकलौती WHO प्रमाणित लैब इस वक्त अपनी पूरी एफिकेसी के साथ काम कर रही है, लेकिन वैक्सीन टेस्टिंग के लिए देश में ऐसी और लैब्स की जरूरत है। समय भले कम था, लेकिन गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस बीच भारत में बनने वाली और भारत में आयात होने वाली हर वैक्सीन के बैच को टेस्ट करना और जल्द से जल्द उपलब्ध कराना अपने आप में ही एक उपलब्धि है। प्रेमचंद्र मिश्रा के साथ मैं, कसौली, हिमाचल प्रदेश में मिलन शर्मा, आज तक। लाखों लोगों की जान लेने वाले कोरोना वायरस का जन्म क्या चीन के वुहान की एक लैब में हुआ था? ये दुनिया की सबसे ट्रेंडिंग खबर है और सबसे ट्रेंडिंग सवाल है। इस सवाल की कसौटी पर WHO की जांच में चीन को भले क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन अमेरिका समेत दुनिया के कई देश इस पर चीन को घेर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि सच्चाई को दबाया गया है, जांच को मैनेज किया गया है। कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी की एक रिपोर्ट में साफ संकेत मिले हैं कि इस वायरस को लैब में तैयार किया गया था। इसी लैब की रिपोर्ट के आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी खुफिया एजेंसियों को मामले की तह तक पहुंचने का आदेश दिया। दिसंबर 2019 में कोविड-19 महामारी फैलाने वाला SARS-CoV-2 वायरस सबसे पहले वुहान में मिला। 1 महीने बाद जनवरी 2020 में दुनिया की सबसे पहली तालाबंदी वुहान में ही हुई। लेकिन चीन ने दुनिया को सावधान करने की बजाय बेखबर रखा, ना जानकारी दी, ना विदेश यात्राएं रोकी। नतीजा ये हुआ कि वायरस दुनिया में फैल गया। लेकिन कहते हैं ना, सच को लाख चाहें छुपा लो, एक दिन जरूर बाहर आता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी की रिपोर्ट में निष्कर्ष निकला है कि वायरस की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से नहीं, बल्कि वुहान की लैब से हुई थी, और यह भी कि वुहान की प्रयोगशाला से ही कोरोना वायरस लीक हुआ। लॉरेंस लिवरमोर लैब का मूल्यांकन कोविड-19 वायरस के जीनोमिक एनालिसिस पर आधारित है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस दिशा में और गहराई से जांच होनी चाहिए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पद छोड़ने से ठीक पहले स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से वायरस के मूल स्रोत को लेकर जांच के आदेश दिए गए थे। 13 महीने की जांच के बाद लॉरेंस लिवरमोर ने अपनी रिपोर्ट स्टेट डिपार्टमेंट को सौंप दी है। हालांकि कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को 90 दिनों के अंदर पूरा सच सामने रखने का आदेश दिया था। ये रिपोर्ट चीन के दिलो दिमाग पर चोट की तरह लगी है। चीन ने अमेरिका पर दुनिया को बहकाने का आरोप लगाया है। कोविड-19 को लेकर अमेरिका का यह आरोप कोई नया नहीं है। उसने इराक को लेकर भी झूठ बोला था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इससे वाकिफ होना चाहिए। मुझे भरोसा है लोग इसे नकार देंगे। अमेरिका को कोविड को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। चाइना को बदनाम करने की बजाय अमेरिका को पारदर्शिता दिखाना चाहिए। साथ ही WHO को स्टडी के लिए बुलाना चाहिए। चीन बार बार कह रहा है कि WHO को जांच में लैब से वायरस लीक होने के सबूत नहीं मिले। हालांकि WHO की बेबसी देखिए, उसके अधिकारी मान रहे हैं कि वो किसी भी देश में जांच करने का अधिकार नहीं रखते। Doesn't have the power to compel anyone
in this regard or in other regards. And in that sense, WHO does not have the power to investigate or enter countries without the express permission and cooperation of that country. कुल मिलाकर दुनिया में कोरोना वायरस से हुए विध्वंस और 40 लाख लोगों की मौत की जिम्मेदारी तय की जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां क्या सबूत निकाल कर लाती हैं और चीन पर दबाव बढ़ता है या नहीं। आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया इस कोशिश में लगी हुई है कि वुहान लैब के जो सारे राज हैं वो सामने लेकर आए, लेकिन अब हम उस राज को उजागर करने वाले खुलासे दिखाएंगे जो पीएनबी फ्रॉड केस के मेहुल चौकसी से जुड़े हुए हैं। बारबरा जराविका कल तक मेहुल चौकसी के एंटीगा से डोमिनिका पहुंचने के मामले में ये मिस्ट्री वुमेन थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी सारी कड़ियां सामने आ रही हैं। मेहुल चौकसी ने बारबरा पर खुद को हनी ट्रैप में फंसाकर अगवा करवाने का आरोप लगाया है, लेकिन आज तक पहला चैनल है जिसके साथ इंटरव्यू में बारबरा जराविका ने न सिर्फ चुप्पी तोड़ी है बल्कि चौकसी के हर आरोपों का सीधा जवाब दिया है। बारबरा ने आज तक के सामने खुलासा किया है कि पीएनबी फ्रॉड केस का आरोपी मेहुल चौकसी खुद का नाम राज बताकर उससे मिला था। And he always texted me as his Raj, and even in people in the island, like, you know, in the restaurants and his staff and people, how everyone calls him Raj. So no one actually knew his real name. बारबरा के मुताबिक मेहुल चौकसी ने ही उससे दोस्ती शुरू की थी। आज तक के कैमरे पर बारबरा ने कहा कि चौकसी ने साथ में ज्वेलरी बिजनेस शुरू करने का ऑफर उसे दिया था। Well, he started to ask me to be based in the island, and he said that he can support in any way, and I should have my second home in Antigua. बारबरा का दावा है कि मेहुल ने उसे एक डायमंड रिंग गिफ्ट की थी जो नकली निकली। He gave me also a ring. Well, he did say diamond ring, but yesterday after reading all this crap, I went to jewelry shop. And they checked the ring and the bracelet, and they said it's a great replica, but it's not diamond. आज तक के पास मेहुल चौकसी और बारबरा के बीच व्हाट्सएप चैट के स्नैपशॉट्स भी मौजूद हैं। इन चैट्स में चौकसी बारबरा पर डोरे डालता नजर आता है। एक चैट में चौकसी ने लिखा है कि वो उसकी पहली नजर का प्यार है। खबरदार में आज के लिए इतना ही, लेकिन कहीं भी कभी भी सबसे तेज खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.aajtak.in पर, या फिर आप डाउनलोड करें आज तक का मोबाइल ऐप। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।